अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेक्शन 2 के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं 14 मार्क्स या 10 मार्क्स के, तो वो हम कोशिश करेंगे कि हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट देखें। और रिमेंबर कि ये क्वेश्चंस अगर आपको आते हों तो ये हो नहीं सकता कि सेक्शन 2 से कोई क्वेश्चन आए और आप अटेम्प्ट ना कर सकें। तो इसलिए अच्छी तरह से ये वीडियो देखनी है, और जो जो इम्पोर्टेंट मार्किंग स्कीम्स मैं आपसे शेयर करूंगा तो ये आपको आनी चाहिए, और इसमें क्या क्या डिटेल ऐड होती है वो भी आपने साथ साथ नोट डाउन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, द मुस्लिम लीग was established in 1906 because the Hindus had their own political party. Do you agree or disagree? Give reasons for your answer. अब अगर इस क्वेश्चन में देखें तो मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन, जो एस्टेब्लिशमेंट जब एस्टेब्लिश हुई थी 1906 में, उसके बारे में पूछा गया। तो अब रीजंस क्या थे, तो यू हैव टू एक्सप्लेन रीजंस। तो एक तो रीजन ऑफ कोर्स ये था 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी, तो वो प्रो हिंदू पार्टी थी बेसिकली, और जो कि हिंदूज को बेनिफिट दे रही थी। और इसीलिए सरसीद अहमद खान ने मुस्लिम्स को पहले ही कहा था कि आपने ज्वाइन नहीं करना इंडियन नेशनल कांग्रेस को, रादर आप अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस करें। फिर अगर हम देखें या मार्किंग स्कीम, आप यहाँ पे वीडियो स्टॉप करके और आप अच्छी तरह पढ़ना, लेकिन वीडियो ये मार्किंग स्कीम पढ़ने से पहले जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे होगे वहां पे वीडियो स्टॉप करके, तो आप अपना आंसर के आप क्या समझते हो कि किस तरह का आंसर है, आपके जहन में क्या है, और फिर मार्किंग स्कीम से आप टैली किया करें। तो फिर ये रीजन था। फिर आप 1905 में जब बंगाल की पार्टीशन होती है, तो तब मुस्लिम्स को फील होता है कि अब ब्रिटिश उनको उनके साथ वो सिंपैथी शो कर रहे हैं, और सरसीद अहमद खान ने जो एफर्ट की मुस्लिम्स के लिए, तो शायद अब ब्रिटिश मुस्लिम्स को मुस्लिम्स के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। तो ये भी एक रीजन था बंगाल जो जो मुस्लिम लीग की इस्टेब्लिशमेंट में। फिर मुस्लिम्स जब मिलते हैं शिमला डेपुटेशन में, वो भी एक रीजन था, क्योंकि शिमला डेपुटेशन बड़ा सक्सेसफुल था, और मुस्लिम्स को ये लगा कि अब शायद जो जो ब्रिटिश हैं तो वो मुस्लिम्स की केयर करेंगे। फिर आगे अगर हम देखें तो एक रीजन ये भी आता है कि लेबर पार्टी रिफॉर्म्स देना चाहती थी ज्यादा सब कॉन्टिनेंट में। तो मुस्लिम्स ने ये सोचा कि अगर उनके पास अपनी पॉलिटिकल पार्टी हो उनके, तो वो ज्यादा एफिशिएंट वे में जाके ब्रिटिश के साथ बात कर सकते हैं, और अपनी जो उनकी डिमांड्स हैं वो उनको जाके ब्रिटिश के सामने रख सकते हैं। तो ये भी था। फिर 1906 में जब स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होती है, तो उसमें जो मुस्लिम्स को हिंदुइज्म की तरफ कन्वर्ट करने की बात होती है, वो भी एक रीजन था। तो ये वो रीजन है जो आपने तीन तीन चार चार लाइंस के अंदर एक्सप्लेन करने के, दैट्स व्हाई मुस्लिम लीग वाज एस्टैब्लिश और मुस्लिम्स नीडेड देयर ओन पॉलिटिकल पार्टी। तो इस तरह आपने हर पैराग्राफ जो तीन चार पांच लाइंस का होगा, तो हर पैराग्राफ में बताना है कि ये रीजन था, और एंड में यू हैव टू गिव इवैल्यूएशन। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। फिर सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो बंगाल वाज पार्टीशन बिकॉज ऑफ जियोग्राफिकल फैक्टर्स। तो डू यू एग्री डिसएग्री? अब आपने अगेन रीजन देने कि बंगाल क्यों पार्टीशन किया था ब्रिटिश ने 1905 में। अब जो पहली चीज है, ऑफ कोर्स जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज थी, बहुत बड़ा था जो जो ये प्रोविंस था बंगाल का। इवन जो यूनाइटेड किंगडम से भी बड़ा जो लंदन से भी बड़ा था, यूके से बड़ा था ये प्रोविंस। बहुत ज्यादा इसके अंदर आप देखो जो लोग रहते थे, 54 मिलियन पीपल इन बंगाल। तो अब उसमें जो मुस्लिम्स थे, ऑफ कोर्स एक साइड के ऊपर मुस्लिम्स ज्यादा थे। तो ब्रिटिश ये समझते थे कि अच्छा मुस्लिम्स को कुछ रिफॉर्म्स देनी चाहिए, बिकॉज मुस्लिम्स और साइड लाइन आफ्टर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन था, बंगाल जियोग्राफिकली इतना बड़ा था कि उसको एडमिनिस्टर करना बड़ा मुश्किल था ब्रिटिश के लिए। एट द टाइम ऑफ फेमिन या एट द टाइम ऑफ ड्राउट, या फिर ब्रिटिश at the time of any emergency, British के लिए it was hard to manage, it was hard for them to move from one place to another. तो ये रीजन तो एडमिनिस्ट्रेटिव था।
फिर जो ब्रिटिश की एक डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी, बिकॉज आपको पता है कि जो 1900 में जो नेशनलिज्म था, ये सेल्फ रूल की जो मूवमेंट थी, वो बड़ी तेजी से आगे स्प्रेड हो रही थी। तो उसको अटेंशन डिवाइड करने के लिए, ताकि जो दोनों ग्रुप्स आपस में लड़ते रहे, कम्युनल वायलेंस होता रहे और ब्रिटिश अपना रूल प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, ये भी एक रीजन था। तो जो जो यूनिटी थी उसको डिस्टर्ब किया गया। अब आपने ये फिर रीजंस आपको पता होने चाहिए कि कैसे आपने लिखने उनको आप अब 3-4 रीजंस तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव और जियोग्राफिक से रिलेटेड ही आप एक्सप्लेन करोगे, तो 5-6 मार्क्स पहले रीजन में आ जाते हैं कि ब्रिटिश एट द टाइम ऑफ फेमन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना, फिर कम्युनिकेशन का बड़ा एक मसला था। तो एक गवर्नर के लिए ये पॉसिबल नहीं था कि वो पूरे के पूरे उस रीजन को कंट्रोल करे, तो इसलिए उन्होंने डिवाइड किया। बिकॉज जब फ्लड्स आते थे तो फिर कम्युनिकेशन रुक जाती थी, और कम्युनिकेशन के कोई मीन्स भी बहुत ज्यादा नहीं थे। अगर हम बात करें 1905 में तो ये इश्यूज थे वहाँ की। जो अगर ज्योग्राफी देखें तो वहाँ पे जो ट्रेन का सेटअप वो भी नहीं था। तो ये आप ये पॉइंट्स अपने जहन में जरूर रखिएगा। फिर क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो टाइमलाइन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि वर द मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट by Muslims, Hindus, British seeking the solution of the subcontinent between 1906 and 1920। बहुत इंपॉर्टेंट टाइमलाइन का क्वेश्चन कि तीनों पॉलिटिकल जो पार्टीज थी, बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज ही थी, ब्रिटिश थे, हिंदूज थे, मुस्लिम्स थे, तो क्या मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स सबसे इम्पोर्टेंट अटेम्प्ट थी किसी भी पार्टी की तरफ से या नहीं। अब अगर इसकी इसकी मार्किंग स्कीम इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ मार्किंग स्कीम ही आपके जहन में हो तो स्टिल यू कैन गेट 9-10 मार्क्स, जो थोड़ी थोड़ी डिटेल में आपको बताऊंगा जो आपने लिखनी है। मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स जो लॉ बनता है 1909 में है, जिसको इंडियन काउंसिल एक्ट भी कह सकते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी कहते हैं, इसकी फिर इम्पोर्टेंस आपने बतानी है। और इसमें दो चीजें आपने जरूर बतानी है कि जो सेपरेट इलेक्टरेट था, इट वाज गिवन टू मुस्लिम्स या इट वाज एक्सेप्टेड बाय द ब्रिटिश। दूसरा, जो काउंसिल के अंदर जो सीट्स थी वो इंक्रीज की गई थी, ताकि जो जो लोकल्स हैं वो ये समझें कि उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो ज्यादा हो गई है। लेकिन ये वाली चीजें कोई ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर सकी आईएनसी को। मुस्लिम्स के लिए तो ठीक था, बट बाकी नहीं। जो आईएनसी थी उसने ये इसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो इस तरह कोई प्रॉपर, क्योंकि आईएनसी एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो कोई प्रॉपर इसका कोई इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा। बल्कि इसके बाद आपको पता है लॉर्ड जो मिंटो या ब्रिटिश के ऊपर असैसिनेशन अटैक्स बिकॉज ऑफ स्वदेशी मूवमेंट वो ज्यादा हो गए थे, और इसीलिए इनको रिवर्स भी करनी पड़ी थी पार्टीशन। इसके बाद अगर हम देखें तो फिर जो आता है लखनऊ पैक्ट, एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट थी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, और जिसमें हिंदूज ने पहली दफा मुस्लिम का सेपरेट इलेक्टेड 1/3 सीट्स इन सेंट्रल असेंबली। और फिर किसी माइनॉरिटी के अगेंस्ट कोई बिल नहीं पास हो सकता अनटिल अनलेस उसके 3/4 मेंबर या 75% मेंबर्स उससे एग्री कर रहे हो। ऑन द अदर हैंड मुस्लिम्स ने एक्सेप्ट किया था कि हम जो जो सेल्फ रूल के लिए कांग्रेस के साथ हैं। तो अब ये पहली दफा ये जो जो इसकी इम्पोर्टेंस ये देखें, अगर मुस्लिम्स के लिए देखें तो मुस्लिम्स को ये लगा कि शायद हम इन फ्यूचर हमारा जो जो सेपरेट स्टेट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, बिकॉज आईएनसी ने एक्सेप्ट कर दिया था। बट ब्रिटिश के लिए ये एक ऐसी सिचुएशन थी कि ब्रिटिश भी प्रेशराइज हुए, बिकॉज जो पॉलिटिकल पार्टीज थी दो वो इकट्ठी हो गई थी ब्रिटिश के अगेंस्ट। तो इसका इम्पैक्ट ये बनता है। अब अगर हम आगे देखें तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया या मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आई, माउंटफोर्ड रिफॉर्म्स, ये भी इंतहाई इम्पोर्टेंट थी, एक इम्पोर्टेंट इवेंट था। अब इस इवेंट में आप देखो डीआरकी को इंट्रोड्यूस करवाया गया, जहां पे रिजर्व एंड ट्रांसफर्ड सीट्स की बात होती है।
और फिर हम देखें तो जो 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 सेपरेट इलेक्टेड था मुस्लिम्स के साथ सिखों को भी दिया गया, सिख्स को भी दिया गया, इंक्रीज किया गया। जो इलेक्टेड मेंबर्स थे काउंसिल्स के अंदर उनको ज्यादा किया गया। ये भी अगेन एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट थी। इसका इम्पैक्ट या इम्पोर्टेंस ये है कि अब ये फील हो रहा था कि जो ब्रिटिश थे दे वांटेड टू हैंड ओवर पावर्स स्लोली टू द पीपल ऑफ सब कॉन्टिनेंट। तो ये एक रे ऑफ होप नजर आई इनके अंदर, इन रिफॉर्म्स के अंदर। लेकिन फिर आप राउलेट एक्ट भी देखें उसी साल, जिससे अगेन ये भी बहुत बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट थी, जिससे जो रिजेंटमेंट थी इंडियंस के अंदर वो बहुत ज्यादा होगी राउलेट एक्ट की। और फिर अमृतसर मैसेकर भी होता है या जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स। तो ये अब इसके एंड पे आपने फिर लिखना है कि कौन सी बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट थी बिटवीन दिस टाइम पीरियड। तो क्या वो फेवर में थी या नहीं फेवर में। अब क्वेश्चन को आप जरूर रेफर किया करें, जरूर रेफर करें क्वेश्चन को जब भी आप अपना आंसर लिखते हैं, कि क्या कोई बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट थी नहीं थी, इससे क्या सोल्यूशन की तरफ हम जा रहे थे सब कॉन्टिनेंट में या नहीं जा रहे थे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तो लखनऊ पैक्ट, अगेन ये टाइमलाइन का क्वेश्चन है कि 1914 से 1930 में एक ही बीकन ऑफ होप थी, वो थी लखनऊ पैक्ट। तो डू यू एग्री डिसएग्री। इसकी मार्किंग स्कीम बड़ी कम्प्रिहेंसिव है, ये भी आपको पूरी आनी चाहिए क्योंकि टाइमलाइन का क्वेश्चन, और सेक्शन 2 में टाइमलाइन के क्वेश्चंस ज्यादा हैं एज कंपेयर टू सेक्शन 1। सेक्शन 1 में एक ही टाइमलाइन का क्वेश्चन है, दैट इज रिलेटेड टू ब्रिटिश एक्सपेंशन कि 1750 से 1850 या 1784 से 1850 या 1799 से 1856। तो वो टाइमलाइन आपको वहां पे उसका पता होना चाहिए। तो सेक्शन 2 की टाइमलाइन अगर पूरी आपको नहीं आती तो आप मेरी दूसरी वीडियो देखिएगा कि हाउ टू रिमेम्बर हिस्ट्री लाइक अ स्टोरी। तो आई होप कि वो भी, और या फिर आप दूसरी वीडियो देखें जिसके अंदर हिस्ट्री इन पिक्टोरियल फॉर्म, ताकि आपको क्लियर हो जाए टाइमलाइन। अब अगर इस क्वेश्चन को देखें तो अगेन आपने लखनऊ पैक्ट के मेन जो जो पॉइंट्स हैं वो बताने, और फर्स्ट टाइम जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करनी है कि जो हिंदूज ने एक्सेप्ट किया, एक्नॉलेज किया मुस्लिम्स का राइट टू सेपरेट इलेक्टोरेट। तो इसलिए इसको देखा जाता है कि बीकन ऑफ होप, और अनफॉर्चुनेटली दैट वाज द लास्ट टाइम। अगर हम पूरा ओवरऑल देखें, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम हिंदू मुस्लिम यूनिटी नजर आती है। फिर जो मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स थी उसका आपने मेंशन करना है कि उसमें डायरकी की बात होती है, और अब ये पॉसिबिलिटी निकल रही थी कि जो ब्रिटिश थे दे वांटेड टू गिव सेल्फ रूल टू द पीपल। अच्छा, फिर अगर हम देखें तो दोनों पार्टीज के जो जो रिलेशन से, अब मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स को दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने, हिंदू मुस्लिम ने, दोनों ने ही कोई इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। ऑल्दो इसमें एक पॉसिबिलिटी थी और एक प्रेशर जो माउंट हुआ था ब्रिटिश के ऊपर, सो दैट्स व्हाई दे गेव मोर रिफॉर्म्स इन मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स या 1919 के अंदर। ये आपने मेंशन करना है। फिर अगर हम देखें तो आगे अगर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो दोनों का कोऑपरेशन रहता है। फिर आप जो खिलाफत मूवमेंट भी मर्ज होती है, फिर जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है ये भी आप मेंशन कर सकते हैं बीच में। तो एक कोऑपरेशन नजर आया, लेकिन जब वो चोरी चूरा इंसिडेंट होता है तो उसके बाद सेपरेशन होती है। फिर नेहरू रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अब नेहरू रिपोर्ट जब प्रोड्यूस होती है तो वहां पे एक जो जो मुस्लिम्स थे उनकी कोई रिप्रेजेंटेशन ज्यादा नहीं थी, और जब जब रिपोर्ट पब्लिक होती है तो फिर इश्यू आता है मुस्लिम्स और हिंदूज के अंदर, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट को इग्नोर किया गया उस रिपोर्ट के अंदर। फिर हिंदी की इट शुड बी ऑफिशियल लैंग्वेज, फिर जो फेडरल गवर्नमेंट है उसको ज्यादा राइट्स होने चाहिए। तो ये चीज जिन्ना को अच्छी नहीं लगी, और फिर जिन्ना ने 4 अमेंडमेंट्स की बात की। लेकिन इवेंचुअली क्या होता है कि वो जिन्ना के फिर 14 पॉइंट्स आते हैं, और वहां पे पार्टिंग ऑफ वेज की बात होती है कि अब मुस्लिम्स और हिंदूज के अपने अपने रास्ते।
तो आपने फिर इसमें ये बताना है कि कौन सा इम्पोर्टेंट, व्हाट डू यू थिंक, कि लखनऊ पैक्ट ही इम्पोर्टेंट था या नेहरू रिपोर्ट या फिर जिन्ना के 14 पॉइंट्स। अगला क्वेश्चन, वाज द चोरा चोरी इंसिडेंट द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन फॉर द फेलियर ऑफ खिलाफत मूवमेंट? सो गिव रीजंस। तो खिलाफत मूवमेंट के फिर रीजंस, इट्स सिंपल क्वेश्चन, अगर आपने अच्छी तरह पढ़ा हुआ है। माइग्रेशन टुवर्ड्स या हिजरत मूवमेंट थी, फिर चोरी चोरा इंसिडेंट है, मोगलाज अपराइजिंग, इसके अलावा व्हेन गांधी लेफ्ट खिलाफत, फिर इसी तरह मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने जब अबॉलिश कर दी खिलाफत, और बीच में और भी जो चीजें, तो इसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा, ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से आपने पढ़ लेना। फिर क्वेश्चन आता है, हाउ सक्सेसफुल वर द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस ऑफ 1930 टू 1932? तो हाउ सक्सेसफुल वर द 3 आरटीसीज? तो तीनों के आपने सक्सेसेस एंड फेलियर्स बताना है, तीनों कॉन्फ्रेंसेस की। कि फर्स्ट कॉन्फ्रेंस का क्या क्या फेलियर था, कि कांग्रेस डिडंट वाज नॉट प्रेजेंट देयर, कांग्रेस ने बाइकआउट किया था। फेडरल सिस्टम पे डेडलॉक आता है, और जो माइनॉरिटीज की सब कमेटी थी वो किसी कंक्लूजन के ऊपर नहीं पहुंच पहुंच सकी। और फर्स्ट में जो जो सक्सेस थी कि फेडरल सिस्टम फॉर इंडिया अप्रूव, सिंध को सेपरेट किया जाएगा, और सो ऑन। फिर सेकंड कॉन्फ्रेंस की अगर फेलियर देखें तो देयर वाज अ डेडलॉक बिटवीन गांधी एंड जिन्ना, और उसमें क्या क्या था डेडलॉक, माइनॉरिटीज के राइट्स के ऊपर। और फिर अगर सेकंड का हम सक्सेस देखें तो कांग्रेस अटेंड करती है, तो ये बहुत बड़ी सक्सेस थी। और जो माइनॉरिटीज दे एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट ऑन देयर डिमांड्स, ये इसके 2-3 पॉइंट्स आपने फिर थर्ड कॉन्फ्रेंस में देखो। तो थर्ड कॉन्फ्रेंस से पहले ही एक तो गवर्नमेंट भी नहीं इंटरेस्टेड थी यूनाइटेड किंगडम की, फिर जिन्ना भी सेल्फ एग्जाइल में चले गए, फिर गांधी नेहरू दे वर नॉट प्रेजेंट बिकॉज इनकी अपनी मूवमेंट चल रही थी। तो ओनली 46 डेलीगेट्स दे वर देयर। तो इसका भी कोई एज सच सक्सेस इसके अंदर नहीं नजर आती। फिर आपने वैल्यूएशन लिखनी है कि जैसे मैंने बताया हुआ है कि कैसे करना। फिर अगला क्वेश्चन, डू यू एग्री दैट द सेलिब्रेशन ऑफ द डे ऑफ डिलीवरेंस इन 1939 वाज जस्टिफाइड? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। अब डे ऑफ डिलीवरेंस की सेलिब्रेशन वाज इट जस्टिफाइड? तो इसमें पूरा जो कांग्रेस रूल है जिसमें वंदे मातरम, फिर विद्या मंदिर स्कीम या वर्धा स्कीम, या फिर आप इसके अंदर मेंशन करोगे जो जैसे मैं गांधी की एजुकेशनल स्कीम जिसे कहते हैं, ये सारे पॉइंट्स, और कांग्रेस टायरनी कि कांग्रेस ने कैसे मुस्लिम्स के ऊपर जुल्म किया, ये वंदे मातरम और ऑल दीज थिंग्स, इनको जब आप एक्सप्लेन करोगे और आप कह सकते हो कि यस इट वाज जस्टिफाइड, बट जब जस्टिफाइड का पूछा है तो इसकी अदर साइड भी आपने लिखनी है कि अगर हम कहें कि ये जस्टिफाई क्यों नहीं करता था, बिकॉज आपने इवैल्यूएशन देनी है, तो इवैल्यूएशन देने के लिए आपने दोनों साइड्स लिखनी है, जस्टिफाइड एंड नॉट जस्टिफाइड। तो अब नॉट जस्टिफाइड में 1939 में अब आप देखोगे तो जो यूनिटी थी बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, तो वो अब एक ऐसा गल्फ क्रिएट हो गया था कि जो बड़ा मुश्किल था, और यूनाइटेड इंडिया के जो चांसेस थे वो कम थे, और ब्रिटिश के ऊपर प्रेशर भी कम हो रहा था, बिकॉज दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अपने एम्स थे एंड दे वर फाइटिंग विद ईच अदर। तो ब्रिटिश के लिए बड़ा इजी था कि वो अपना रूल प्रोलॉन्ग कर रहे थे। तो अब जो जो गल्फ था वो दोनों के दरमियान बढ़ रहा था, तो वी कैन से कि ये जस्टिफाई नहीं था। तो 2 पॉइंट्स ये आपने लिखने, और फिर आपने वैल्यूएशन देनी है कि वेदर इट वाज जस्टिफाइड और नॉट। फिर अगला क्वेश्चन, द डिक्लेरेशन ऑफ द डे ऑफ डिलीवरेंस वाज मोहम्मद अली जिन्नास ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इन इयर्स। तो अब ये जिन्ना स्पेसिफिक क्वेश्चन आ गया, चाहे इसमें डे ऑफ डिलीवरेंस आए, जिन्ना के 14 पॉइंट्स आए, या इसमें गांधी जिन्ना टॉक्स आए,
या लॉ रेजोल्यूशन आए, कोई भी पॉइंट आ सकता है। तो ये अगेन टाइमलाइन के जिन्ना ने बिटवीन दिस टाइमलाइन, जिन्ना की ये सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन थी। तो आपने कुछ 4-5 पॉइंट्स पहले एक्सप्लेन करके तो फिर वैल्यूएशन देनी है कि व्हाट डू यू थिंक कौन सा इंपॉर्टेंट था। तो जिन्ना के 14 पॉइंट्स हैं। फिर इलेक्शंस के बाद जो मुस्लिम लीग को ग्रास रूट लेवल से जिन्ना ने उठाया, और क्रिप्स मिशन में भी जिन्ना ने जो स्टैंड लिया कि नेम पाकिस्तान इज नॉट मेंशन। फिर अगर हम देखें तो गांधी जिन्ना टॉक्स के अंदर जिन्ना को एज अ मुस्लिम लीडर लीडर प्रमोट किया गया। फिर जो जो जितने भी 4-6 पॉइंट्स हैं इनको अच्छी तरह आपने पढ़ के फिर बताना है कि डे ऑफ डिलीवरेंस के व्हाट डू यू थिंक। क्योंकि डे ऑफ डिलीवरेंस में जिन्ना ने मोबिलाइज किया लोगों को, लोग बड़ी तादाद में निकले, और इसी की वजह से जाके तो लॉ रेजोल्यूशन में भी जिन्ना को कॉन्फिडेंस आया कि अब हमें इंडिपेंडेंट स्टेट की तरफ जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द गांधी जिन्ना टॉक्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ड्यूरिंग द 1940s दैट लेड टू द पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट। तो अब आपने वो इंपॉर्टेंट इवेंट्स यहाँ पे डिस्कस करने हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट था जिसने सब कॉन्टिनेंट की पार्टीशन की। तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसकी मार्किंग स्कीम इधर ही रोक के आप अच्छी तरह इसको पढ़ो। अच्छे ये जो पॉइंट्स हैं अपने जहन में रखने हैं आपने, और इसमें भी 4-5 पॉइंट्स को अगर आपने एक्सप्लेन करना अच्छी तरह करके, और एंड पे आप बताओ कि आपने वेदर गांधी जी ना टॉक्स इम्पोर्टेंट था या कोई और पॉइंट इम्पोर्टेंट था। How successful were negotiations aimed at independence during the Second World War? तो 1939 से 45 के दरमियान की टाइमलाइन का ये क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया कि क्या हाउ सक्सेसफुल वर नेगोशिएशंस, कि जो भी नेगोशिएशंस हुई बिटवीन द ब्रिटिश एंड द पीपल ऑफ सब कॉन्टिनेंट, क्या सक्सेसेस थी और फेलियर्स क्या थे। अब अगर देखें तो मुस्लिम लीग की अगर अपनी प्रोग्रेस देखें डे ऑफ डिलीवरेंस में, उसी की वजह से लॉ रेजोल्यूशन होता है। तो ये मुस्लिम्स के लिए एक सक्सेस थी। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने जॉइंटली क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट किया, ये एक सक्सेस दोनों पार्टीज की थी। और फिर आप देखें तो गांधी जिन्ना टॉक्स के अंदर जो जो मुस्लिम लीग ने जो पॉलिटिकल गेन उनको मिला मुस्लिम्स को, कि एटलीस्ट जिन्ना और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को कंसिडर किया जाता था कि ये रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ऑल जो जो इंडिया के मुस्लिम्स हैं, ये एक सक्सेस है। फिर अच्छा, इसमें आप देखोगे तो हम मुस्लिम्स की बात इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हम पाकिस्तान स्टडीज पढ़ रहे हैं, तो हमने ज्यादा फोकस अपना रखना है मुस्लिम्स के ऊपर, और इस पूरे सेक्शन का नाम भी पाकिस्तान मूवमेंट है। फिर मुस्लिम्स का जो शिमला कॉन्फ्रेंस में स्टांस था कि जी आप इलेक्शंस करवा लें। अब इलेक्शन से पता चल जाएगा ब्रिटिश को, जब जिन्ना ने कहा कि आप इलेक्शंस करवा के देख लें, क्योंकि सारे बाई इलेक्शंस मुस्लिम्स अपनी सीट्स के ऊपर जीत रहे थे, कि उससे पता चलेगा कि जी देयर शुड देयर बी वन स्टेट और टू। तो ये सक्सेसेस थी कि मुस्लिम्स ने अपने पॉइंट्स मनवाए फिर ब्रिटिश से और इंडियन नेशनल कांग्रेस से। फेलियर्स क्या थे? अब कांग्रेस और मुस्लिम्स के दरमियान जो डेडलॉक था या ब्रेकडाउन था रिलेशंस का, क्योंकि अब देयर वाज नो वे कि दोनों को रिकंसाइल किया जा सके, ये बड़ा फेलियर था। फिर फेलियर ये भी था कि क्रिप्स मिशन उसके जो पॉइंट्स थे, ये बड़ा फेलियर था। फिर गांधी जिन्ना टॉक्स फेलियर था कि किसी कंक्लूजन के ऊपर नहीं आ सके, डेडलॉक हो गया। फिर शिमला कॉन्फ्रेंस में डेडलॉक आता है, वो फेलियर हो गया। फिर जो फेलियर था, फेलियर टू परsuade जिन्ना टू एग्री टू सेफगार्ड्स फॉर मुस्लिम्स इन यूनाइटेड इंडिया। तो जिन्ना को कोई भी ये परsuade नहीं कर सका कि जो यूनाइटेड इंडिया, बिकॉज अब सारे अंडर वन अम्ब्रेला आफ्टर जो 1940 लॉ रेजोल्यूशन, सारे मुस्लिम्स एक पेज पे थे कि हम सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट की तरफ जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन, वाज द सक्सेस ऑफ लेबर पार्टी इन विनिंग द ब्रिटिश जनरल इलेक्शन द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई सब कॉन्टिनेंट वाज पार्टीशन। तो क्या ये रीजन था या 1945 से 47 के दरमियान और रीजन थे?
तो ये मार्किंग स्कीम आप रोक रोक के इसको अच्छी तरह पढ़ना। ये बड़ी कम्प्रिहेंसिव मार्किंग स्कीम है। ये नीचे भी दूसरा पेज भी है इसका। तो अगर ये आप अच्छी तरह इसको कर लोगे तो यू कैन गेट 12-13 मार्क्स विद इन दिस। ये जितना मैं ये फिर स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज है। फिर एक और क्वेश्चन है, द 14 पॉइंट्स फॉर मोहम्मद अली जिन्नाज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इन द इयर्स 1929 to 47। तो ये क्वेश्चन भी वही जो मैं पहले बता चुका हूँ। इसकी मार्किंग स्कीम अगेन अच्छी तरह एक दफा आपने पढ़ लेनी है। फिर ये वाला क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन और बड़ा आसान लगता है, बट बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं। वाज द वर्क ऑफ अल्लामा इकबाल मोर इम्पोर्टेंट टू द पाकिस्तान मूवमेंट देन दैट ऑफ रहमत अली? एक्सप्लेन योर आंसर। तो अब ये अल्लामा इकबाल के पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि वो उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, और इसको इधर ही रोक के अच्छी तरह पढ़ना कि आपको ये पॉइंट्स आते नहीं आते। फिर दूसरा रहमत अली का थिन लाइन डिफरेंस। दोनों की आइडियोलॉजी में ये था कि अल्लामा इकबाल ने ये कहा था, जो इलाहाबाद एड्रेस है, कि हमें इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए, आइदर वो ब्रिटिश के अंडर हो या बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो। ऑन द अदर हैंड रहमत अली ने ये कहा था कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए, हम ना ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस हो ना हिंदूज का। ये थिन लाइन डिफरेंस था दोनों की आइडियोलॉजी में। तो ये थे सेक्शन 2 के क्वेश्चंस। और अगर ये क्वेश्चंस आपको आते हैं, आपने कर लिए, तो इंशाल्लाह आपका सेक्शन 2 से जो भी क्वेश्चन आएगा वो इससे बाहर नहीं आएगा। तो अगर अपने कमेंट्स और फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा कि कितना हेल्पफुल रहा आपके लिए। तो अब सेक्शन 3 के साथ इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा। अल्लाह हाफिज।